Hello everyone, welcome back to Ansarkari. So we are taking up important articles from 21st of March. So this says कि जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी रिगार्डिंग द गाइडलाइंस ऑन प्रिजर्विंग द आइडेंटिटी जो जेंडर आइडेंटिटी है ऑफ द एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी। तो यहाँ पे ऐसे केसेस हाईलाइट हो रहे हैं कि जहाँ पे जजेस इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को मिसयूज कर रहे हैं और जो उनके आइडियाज एंड बिलीव्स हैं एक तरीके से वो उसको इम्पोज कर रहे हैं इन अ वे कि काउंसलिंग सेशंस जो किए जा रहे हैं उनके थ्रू वो उनको फोर्स कर रहे हैं या कोशिश ये की जा रही है कि वो जो उनके बिलीव्स हैं उनके अगेंस्ट जाके अपनी आइडेंटिटी के अगेंस्ट चले जाएं। तो दिस इज बीन आइडेंटिफाइड बाय सुप्रीम कोर्ट और बोला गया है कि इस तरीके के इंसिडेंट्स नहीं होने चाहिए। बाकी यहाँ पे रिट मेंशन्ड है हबीस कॉर्पस। तो इसका मीनिंग होता है सिंपली कि टू ब्रिंग अ पर्सन इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट। तो दैट इज देयर एंड तो ये लिखा हुआ है कि जो सोशल मोरालिटी लेडन विद द होमोफोबिक या ट्रांसफोबिक व्यूज जो हैं और क्या जो भी मतलब कोई अपनी जो पर्सनल प्रीडिलेक्शन ऑफ द जज है सिंपैथी है वो नहीं एक तरीके से इस पूरे काउंसलिंग सेशन में या जो प्रोसेस में बीच में नहीं आनी चाहिए। तो फैमिली का मतलब ये नहीं है कि आपकी जो नेटल फैमिली है फैमिली वो भी कंसिडर की जाती है जो पर्सन खुद चूज करता है। तो पर्सन चोजन फैमिली तो एक तरीके से ये उसका भी वायलेशन हो सकता है कि आप उनके बिलीव को जो उनकी थॉट है उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पर मैं आपको दो चीजें मैं ऐड करूंगा। ये जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडेंस दी है, ये कहीं ना कहीं अपनी जो उन्होंने वर्डिक्ट दी थी 2014 के अंदर, इसमें नालसा वर्सेस यूनियन का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी है वो थर्ड जेंडर कहलाएगी इंडिया के अंदर टू 2014 पोस्ट। पहली तो उसका वायलेशन है। और दूसरा ये कि जो नालसा है, जो एडीआर का मैकेनिज्म है, यानी अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जिसके अंदर फ्री लीगल एड एंड सर्विसेज दी जाती है, डीपीएसपी का आर्टिकल 39 ए भी इसके बारे में बात करता है। तो कहीं ना कहीं नालसा के अंडर भी एलजीबीटी की कम्युनिटी फ्री लीगल एड एंड सर्विसेज के लिए हकदार होती है। तो जो काउंसलर्स होते हैं उनको नहीं करना चाहिए, जो आपने अभी बताया। ओके। सो यहाँ पे मास किडनैपिंग्स इन नाइजीरिया। तो अगर हम नाइजीरिया की लोकेशन की बात करते हैं तो वेस्टर्न अफ्रीका में इट इज़ लोकेटेड एंड इट शेयर्स लैंड बॉर्डर्स विद अदर कंट्रीज लाइक कैमरून टुवर्ड्स इट्स ईस्ट। नॉर्थ में नाइजर है एंड इट ऑल्सो हैज़ अ कोस्टल लाइन एंड इसके अलावा गल्फ ऑफ गिनी दैट इज ऑल्सो क्लोज टू नाइजीरिया। और इसके टुवर्ड्स द वेस्टर्न साइड जो मेरिडियन लाइन है वो पास करती है और इसके नीचे से मतलब इसको क्रॉस नहीं कर रही है इक्वेटर बट इसके नीचे से क्लोज लोकेशन से पास करती है। तो कुछ ज्योग्राफिकल फैक्ट्स हो गए। तो यहाँ मास किडनैपिंग्स नाइजीरिया में देखी जा रही है। वी आर सीइंग कि इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत वर्स है, फूड क्राइसिस बहुत ज़्यादा चल रही है। तो इसकी वजह से सिक्योरिटी चैलेंजेस और किडनैपिंग्स के इंसिडेंट्स बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहे हैं। तो लाइक स्कूल चिल्ड्रन हो, दे आर बीइंग किडनैप्ड। तो मास अबडक्शंस एंड नॉर्थ ईस्टर्न बोर्नो रीजन में एंड बाकी बोको हराम मिलिटेंट्स वी आर सीइंग कि इट इज सस्पेक्टेड कि दे आर बिहाइंड सच किडनैपिंग्स। तो एक तरीके से लाइक दे आर इलीगली अर्निंग मनी थ्रू दिस एंड बोर्डिंग स्कूल्स पर अटैक हो रहे तो ह्यूमन राइट्स आर बीइंग वायलेटेड। इसके अलावा यूएन पीस कीपिंग मिशंस भी यहाँ इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। एंड बाकी बोको हरम की ये बात हो रही है कि दीज आर द मिलिटेंट्स which are active and अगर हिस्ट्री की बात करते हैं तो दे हैव बीन इन्वॉल्व इन द प्रोलॉन्ग्ड इंसर्जेंसी जिसकी वजह से वी आर सीइंग कि जो क्राइसिस लाइक सिचुएशन है दैट परसिस्ट। तो एक तरीके से जैसे बोला कि इट इज काइंड ऑफ एन इंडस्ट्री की तरह ये वर्क कर रहा है टू अर्न मनी एंड जो हाई अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, फूड सफिशिएंट क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं है, इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अगर हम क्लाइमेटिक कंडीशंस की भी बात करते हैं तो रैंसम पेमेंट्स मांगी जाती है फिर आफ्टर जो बच्चों को किडनैप किया जा रहा है। सो व्हाट द गवर्नमेंट हैज डन। तो प्रेसिडेंट जो है बोला तिनुबू
They have rejected the idea of paying ransom for nearly 600 people abducted in the separate incidents. And बाकी यहाँ पे लॉ है कि अगर कोई रैंसम देता हुआ पकड़ा गया तो it would face at least 15 years in jail, and law has also been enacted in 2022 for such incidents. But again, क्या ये सॉल्यूशन है? बिकॉज ये जो क्राइसिस है बहुत बड़ी क्राइसिस है, जो परमानेंट सोल्यूशन हमें चाहिए, जो इश्यूज के भी हमने बात करी, तो गवर्नमेंट का सिर्फ ये बोलना कि रैंसम नहीं देंगे और लॉ बना दिया गया है, तो बट एक्चुअली क्या वो ग्राउंड सिचुएशन पे इस सिचुएशन को डील करने में क्या इट इज लाइक सफिशिएंट इनफ और नॉट, तो क्वेश्चन उठता है। इसी के साथ साथ अगर नाइजीरिया की बात करें मानसी, हाँ तो जी। नाइजीरिया नाइजीरिया अफ्रीका की एक ऐसी लार्जेस्ट कंट्री है जिसके अंदर लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ दो कम्युनिटी पाई जाती है। यानी अफ्रीका के अंदर सबसे ज्यादा जो हिंदू लोग हैं वो नाइजीरिया के अंदर, और सबसे ज्यादा जो मुस्लिम लोग हैं, मुस्लिम कम्युनिटी, वो भी नाइजीरिया के अंदर, यानी अराउंड 55% जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी है। तो लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री ऑफ द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हम इसको बोल सकते हैं। इसके हम्म। अलावा अगर हम बात करें तो नाइजीरिया जो है उसके अंदर पॉवर्टी, मेल न्यूट्रिशन, इसके अलावा सी पायरेसी, क्रिमिनल एक्टिविटीज, आर्म प्रोटेस्ट, ये ओकेजनली देखने को मिलते हैं। बोको हराम जैसे जो रेडिकल आउटफिट्स हैं, इस ये जो है ये कहीं ना कहीं एक्सट्रीमिज्म को फैलाते हैं और रेडिकलाइजेशन करते हैं सोसाइटी के अंदर, और जिसकी वजह से वहां पर जो है हम बोल सकते हैं कि हाई लेवल ऑफ क्राइम और हाई लेवल ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन भी देखने को मिलते हैं। यस। डेटा मार्केट प्लेसेस की बात की जा रही है एज अ नेक्स्ट फ्रंटियर। तो एज वी से कि डेटा इज द न्यू ऑयल, तो यहाँ पे वी नो कि डेटा को दो कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक पर्सनल डेटा और एक नॉन पर्सनल डेटा। तो पर्सनल डेटा वही डेटा कि किसी इंडिविजुअल को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो थ्रू दैट डेटा, फॉर एग्जाम्पल नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर। सो ये कुछ एग्जाम्पल्स या इंडिकेटर्स हो गए ऑफ द पर्सनल डेटा। तो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन की तो हम हमेशा बहुत बात करते हैं, गवर्नमेंट ने स्टेप्स एंड मेजर्स भी लिए, लाइक अभी रिसेंटली हम लॉ की बात करी, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। बट व्हेन इट कम्स टू नॉन पर्सनल डेटा, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा वी कैन से लूप होल्स हैं, या वहाँ पे एडिक्वेट स्टेप्स नहीं लिए गए हैं व्हेन इट कम्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ नॉन पर्सनल डेटा। तो वो भी इम्पॉर्टेंट है। अगर वो इंडिविजुअल की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करने में लाइक कॉम्पिटेंट या पोटेंट इनफ नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो डेटा मतलब अगर लीक हो जाता है तो उससे कुछ ऐसे रिपोकशंस नहीं हो सकते, उससे भी हो सकते हैं। तो बस एक यहाँ पे डेटा ये जो इम्पोर्टेंट है पूरा आर्टिकल में, वो ये बोल रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ है इंडिया के लिए अप टिल the year 2025, so approximately it can contribute between 450 to 500 billion dollars to India's GDP। तो एक ये सिंपल डेटा है दैट वी कैन टेक डाउन। इसके अलावा हम वही प्रोटेक्शन ऑफ नॉन पर्सनल डेटा की यहाँ बात करेंगे, तो वी आर सीइंग कि जो डी अनोनिमाइजेशन है नॉन पर्सनल डेटा का, या फिर हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ अ सेंट्रल अथॉरिटी फॉर द नॉन पर्सनल डेटा, वो होना चाहिए। वो ऐसा कुछ अभी एग्जिस्ट नहीं करता है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंस्टीट्यूशनल लेवल पे सर्टन स्टेक होल्डर्स, इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स होने चाहिए कि क्या मैकेनिज्म्स हैं, क्या मेथड, क्या प्रोसेस होगा व्हेन इट कम्स टू शेयरिंग द डेटा फॉर एज फार एज द नॉन पर्सनल डेटा इज ऑल्सो कंसर्न्ड। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, जो हम बात करते हैं कि ऐसे इंसिडेंट्स भी अभी देखे जा रहे हैं, तो एक तो इसमें जो मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो वी आर सीइंग कि जो अनप्रोटेक्टेड इंटरफ्लो ऑफ नॉन पर्सनल डेटा है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के बीच में होता है। डेटा एक्सचेंजेस बहुत सारे हैं, बट वहाँ पे भी इंडिया में कोई एक ऐसा यूनिफॉर्म अप्रोच या स्टैंडर्ड अप्रोच नहीं है जब हम डेटा एक्सचेंजेस की भी बात करते हैं, क्रिएशन की और उनके फंक्शनिंग की। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे स्टेट ऑफ तेलंगाना ने खुद का अपना एक एग्रीकल्चर डेटा एक्सचेंज बनाया। तो डेटा एक्सचेंज मतलब बहुत हायर लेवल पे दे वर्क, जो वॉल्यूम ऑफ डेटा है वो बहुत बड़ी होती है डेटा एक्सचेंजेस पे। तो दैट इज एक्सचेंज डेटा एनालिटिक्स में वो हेल्प कर सकता है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में, साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग में इट कैन हेल्प। तो लाइक जैसे हम बात कर रहे थे कि सिलोज में इट इज वर्किंग जो डेटा एक्सचेंजेस है। फॉर एग्जांपल व्हेन अगेन जब हम बात करते हैं अर्बन डेटा एक्सचेंज की, तो उस पे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इज वर्किंग अपॉन इट। देन वी आर सीइंग कि
जो नेशनल जियो स्पेशल पॉलिसी डेटा उससे रिलेटेड डेटा एक्सचेंज की बात आती है तो उस पर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक इज वर्किंग। तो एक ये चैलेंज है कि एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड अप्रोच फॉर क्रिएशन एंड वर्किंग ऑफ डेटा एक्सचेंजेस दैट शुड बी देयर। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वी आर सीइंग कि जो लीकेजेस या फिर जो सेंसिटिविटी है ऑफ द नॉन पर्सनल डेटा दैट शुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड व्हेन इट कम्स टू पॉलिसी फॉर्मुलेशन, बिकॉज उससे भी privacy breaches हो सकते हैं। एंड देर इज वन मोर फ्रेमवर्क विच हैज बीन अंडरटेकन और वी कैन से कि initiated by the Ministry of Electronics and Information Technology for the protection of personal data, तो that is the National Data Governance Framework Policy। तो इसमें भी हम ज्यादा फोकस या ज्यादा टिल्ट देख रहे हैं towards the protection and usage of the personal data। इसका मतलब बोल सकते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया में डेटा एक्सचेंज फ्रेमवर्क है तो वो अडॉप्ट कर सकते हैं इंडिया में। और दूसरा कि अ, एक और वर्ड लिखा हुआ है नेशनल जियो स्पेशल पॉलिसी। इसका मतलब हर एक मिनिस्ट्री के अंदर में ऐसा एक्सचेंज बना सकते हैं। जैसे हाँ, हाउसिंग अफेयर ने बनाया अपना, फिर साइंस मतलब एंड हाँ टेक हमने अपना यहाँ पे बनाया, यही, हाँ यही पीटी ने बात अलग करी बनाया। कि ऑलरेडी सिलोज में वो एग्जिस्ट करता है, तो एक यूनिफॉर्म क्या इंडिया के लिए या पैन इंडिया लेवल पे डेटा एक्सचेंजेस होने चाहिए। वैसे ऑस्ट्रेलिया मॉडल है, बोल हाँ सकते हैं डेटा हाँ एक्सचेंज। ठीक है, राइट। लिख लो करो। तो यहाँ पे यूके और एस्टोनिया की भी बात की गई है, वहां पे भी डेटा एक्सचेंज मॉडल जो है स्पेसिफिकली दे और ऑल्सो टैकलिंग द इशू ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो एक स्पेशलाइज तरीके से दैट इज बीइंग यूटिलाइज्ड। तो नॉन पर्सनल डेटा के लिए भी एक डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी होनी चाहिए। स्मॉल स्केल एलएनजी इज अ बिग आइडिया। तो यहाँ पे अगर हम बात करें स्मॉल स्केल एलएनजीज की, तो इससे पहले जैसे हम बात करें कि जो एग्जिस्टिंग लार्ज स्केल लेवल पे सिस्टम या इकोसिस्टम वर्क कर रहा है, उसमें चैलेंज ये है कि जो पाइपलाइन है वो आप मतलब उसकी डेंसिटी फार फ्लंग एरियाज में पहुंचाना है, एक तो चैलेंज है बिकॉज ऑफ टेरेन बोल सकते हो, क्लाइमेट चेंज आप बोल सकते हो, इट इज हाईली कॉस्ट इंटेंसिव। एंड उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि जो बेनिफिट्स हो सकते हैं आउट ऑफ द स्मॉल स्केल एलएनजी, तो स्मॉल स्केल एलएनजी में कोशिश ये की जा रही है कि जो लार्ज स्केल ट्रांसपोर्टेशनल चैलेंजेस हमें देखने को मिलते हैं उसको सॉल्व करने के लिए स्मॉल स्केल एलएनजी प्रपोज किया जा रहा है कि जहां से सपोज सपोज मैं जो बता रहा हूँ इसमें नेचुरल गैस के, हाँ और ऐसे जो एलएनजी है ना, क्यों इम्पोर्टेंट है पहली बात तो इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन गेल इंडिया। एलएनजी क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंडिया को अगर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी टारगेट करना है तो बीच में एक बफर पीरियड होना चाहिए। तो बफर पीरियड में एनर्जी प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल ट्रांजिशन करने के लिए, की ट्रांजिशन फ्यूल है। दूसरा, हम लोग जो अभी यूज कर रहे हैं लार्ज स्केल एल पाइपलाइन प्रोजेक्ट, इट विल टेक ईयर्स टू कंप्लीट, लास्ट माइल डिलीवरी का चैलेंजेस जो आपने बताया। स्मॉल स्केल हम लोग यूज करना चाह रहे हैं, क्यों? क्योंकि स्मॉल स्केल मतलब क्या होता है, ट्रक से पहुंचाया जा सकता है। हाँ ट्रक स्मॉल हो गया स्मॉलर या स्मॉल क्वांटिटीज में, वेसल हाँ। हो गया, रादर देन पाइपलाइन, तो उसके स्मॉल स्केल हो गया। अब स्मॉल वेपराइजर, देन ट्रक से क्या होगा कि एंड टू एंड यूजर तक पहुंचा सकते हैं, लास्ट माइल कनेक्टिविटी कर सकते हैं, रादर देन की पाइपलाइन, क्योंकि मॉइस्ट एरिया में पाइपलाइन बिछाना बहुत मुश्किल है, सिक्योरिटी चैलेंजेस है, फिर टेरेन चैलेंजेस है। इसके कारण स्मॉल रोड टैंकर, स्मॉल वेसल कैन बी यूटिलाइज्ड। अब दूसरा बात हो आता है कि हाउ डज द एसएल स्मॉल स्केल एलएनजी यूनिट इन गेल कॉम्प्लेक्स वर्क, कैसे काम करते हैं, ऑटोमेटिक सिस्टम है वहाँ पर। और अलग अलग जो एलएनजी है इसको एक्स्ट्रा चीज को हटाते हैं, फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन, वाटर, सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड का जो अलग कंपोनेंट है उसको हटा देता है एलएनजी से, और बाकी जो लास्ट में बचता है इट इज यूटिलाइज फॉर द बर्निंग। ठीक है, तो इसको फिलिंग कर देते हैं स्टेशन के अंदर में हेवी व्हीकल और बाकी स्मॉल साइड व्हीकल, और फिर ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो बिजनेस फॉर एलएनजी के लिए जैसे गेल था, इसमें भी गेल है, लेकिन और भी सेक्टर जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड, लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ एलएनजी, तो दे आर प्रमोटेड बाय द ओएनजीसी एंड गेल, एंड दे आर अडॉप्टिंग फॉर द एलएनजी ऑटोमेटिक फ्यूल। ठीक है, इसका मतलब कि ऑलरेडी पहले जो लोग लार्ज स्केल एलएनजी बात कर रहे थे अब स्मॉल स्केल में भी आ रहे हैं। हाँ जो बिग प्लेयर्स हैं, इसीलिए तो जैसे बिग इंडिया में प्लेयर है। जो इम्पोर्टेंट जो लार्ज एलएनजी इंपोर्ट टर्मिनल्स भी हैं, वो एक गुजरात में लोकेटेड है दहेज में,
और एक केरला में एट कोची। तो यहाँ से भी हम्म, डायरेक्टली ये जो स्मॉल स्केल एलएनजीज है वहां से ऑपरेट कर सकते हैं कि वहां से आप इसको डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट कर दो, जो भी डेस्टिनेशन तक आपको पहुंचाना है, यूजिंग वही जो स्मॉल रोडवेज इंफ्रास्ट्रक्चर है ट्रक्स में क्वांटिटीज। और इसमें भी दो तरीके से आप इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, एक तो लिक्विड फॉर्म में या सुपर चिल्ड हम्म, फॉर्म में जो उसकी क्रायोजेनिक फॉर्म है। और हम्म, अपार्ट फ्रॉम दिस इंडिया का जो टारगेट है दैट इज 2030 तक आपको नेचुरल गैस का जो शेयर है एनर्जी मिक्स में उसको 6% से 15% तक इंक्रीज करने का टारगेट रखा गया है। और एक और हम्म। बेनिफिट ये हो सकता है कि फॉरेन एक्सचेंज को भी काफी सेव कर सकता है अगर हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंस ऑन क्रूड ऑयल और कम हो जाएगी, बिकॉज अगेन इसको एज अ ऑल्टरनेटिव फ्यूल की तरह प्रमोट किया जा रहा है। हाँ, तो इसका मतलब पूरा आर्टिकल में इट वाज हाईलाइटेड कि दो टाइप से यूज कर सकते हैं एलएनजी को। जब बिग सिटीज हो गया, मुंबई दिल्ली, जहाँ पर ऑलरेडी लॉजिस्टिक का प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पर पाइपलाइन यूज कर सकते हैं। और जहाँ पर इंटीरियर इलाकाज है, मतलब इंटीरियर एरियाज है, सिक्योरिटी चैलेंजेस है, वहाँ पर स्मॉल स्केल एनर्जी यूज कर सकते हैं, ताकि इफेक्टिविटी बढ़े रहे और इंडिया का टारगेट मीट भी हो जाए हम्म। अलग अलग एरिया। ठीक यहाँ पे बस ये इलेक्शंस की बात हो रही है, बट एक चीज हम मैप से क्या मतलब डिसाइफर कर सकते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज दिखाई गई है मैप पे जो छोटे छोटे एरियाज हैं। यहाँ पे अगर हम सेंट्रल इंडिया में देखेंगे या साउथ इंडिया में देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज का साइज बड़ा है। इसका मतलब कि यहाँ पॉपुलेशन रिलेटिवली कम है कंपेयर टू द नॉर्दर्न इंडिया। यहाँ पे अगर हम देखेंगे यूपी बिहार झारखंड वाले रीजन में, हिमाचल प्रदेश, तो यहाँ जो साइज है कॉन्स्टिट्यूएंसीज का वो काफी छोटा है। तो इसका मतलब यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी भी ज्यादा है। तो एक ये चीज, हम्म बाकी इसमें और कुछ इम्पोर्टेंट मेरे को लगा नहीं। तो राइट वेल्स जो है नॉर्थ अटलांटिक ओशन में हमें मिलती हैं। एंड यहाँ पे बात ये हो रही है कि राइट वेल्स या जो इंटैंगलमेंट्स हैं, नेट्स कुछ फंसे हुए मिलते हैं इंटैंगलमेंट्स, तो वो उनकी ब्रीडिंग को भी इम्पैक्ट करते हैं। तो वी आर सीइंग कि बिकॉज ऑफ जस्ट दिस, मतलब ऐसे इंसिडेंट्स या जो फिशिंग एक्टिविटीज हैं उसकी वजह से 18th और 19th सेंचुरीज में जो हम टर्म यूज करते हैं वेलिंग, मतलब कि एक तरीके से उनको लाइक मेडिसिनल पर्पसेस, मेडिसिनल इंडस्ट्रीज में उनका यूज देखा जाता था। तो दैट वाज एक तरीके से लीगल प्रैक्टिस थी उस टाइम पे। उनका जो नंबर था इट वाज अराउंड 10,000 नॉर्थ अटलांटिक राइट वेल्स। बट आज के टाइम में बिकॉज ऑफ अगेन जो इंटेंगलमेंट्स हमने देखने को मिली, स्टडीज की गई है उसके ऊपर, तो आज के टाइम में दे आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड, नंबर इज जस्ट 360। सो एक इम्पॉर्टेंट है। और सपोज जो इंटेंगलमेंट्स है तो उसकी वजह से उनको और एक्स्ट्रा एनर्जी लगती है इवन स्विम करने के लिए भी। अगर माउथ के अराउंड कोई ऐसा नेट फंस जाता है तो अगेन उनको प्रॉब्लम होती है फीडिंग में, मतलब नहीं, तो उनको स्टारवेशन की वजह से भी डेथ्स देखी गई है। अगर टेल वाले रीजन में इंटेंगलमेंट्स हैं तो उनको अगेन और प्रॉब्लम होती है इन स्विमिंग। तो दीज आर सर्टेन इश्यूज और इनकी वजह से उनको इन्फेक्शंस भी हो जाते हैं, देन दे डाई बिकॉज ऑफ दैट। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें इंटरनेशनली, तो इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन भी है एंड देयर इज दिस जेनेवा कन्वेंशन टू प्रोटेक्ट और टू रेगुलेट दिस व्हेलिंग एक्टिविटी। तो इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन इसी कन्वेंशन को प्रॉपरली उसकी इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो तो उसके ऊपर वर्क करता है। इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन 1946 में स्टैब्लिश किया गया टू रेगुलेट द व्हेलिंग। और इसमें 88 नेशन है, हेडक्वार्टर है यूके के अंदर, हाँ, इम्पिंगटन। यूके में। और बस इसी बात के मतलब बैन नहीं किया है, रेगुलेट किया है, बस ये हाँ, चीज। रेगुलेशन के लिए। और जैसे हम बोलते हैं कि जो व्हेलिंग की बात करते हैं तो उसमें जापान उसका मेंबर नहीं है। हाँ, क्योंकि वो वेल को यूज करता है एज फूड और क्या बाकी चीज। है? फिर नासा ओके ठीक। क्राफ्ट दैट डाइवर्टेड द स्पेस रॉक आल्सो डेंटेड, तो यहाँ पे जस्ट एक अभी इंडिया है मेंबर? इंडिया मेंबर आई थिंक होना चाहिए, नहीं, देखना। इंडिया मेंबर नहीं हो। ठीक है। सो यहाँ पे बात करें नासा क्राफ्ट, तो इंडिया डार्ट। मेंबर है 1981 से। इंडिया है मेंबर। हाँ, हम्म, ठीक है। तो नासा स्पेसक्राफ्ट डार्ट जो है उसने एक एस्टेरॉयड है डिमॉर्फोस, तो उसको हिट किया 2022 में। तो बस यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि जो उसका एंगुलर मोमेंटम है उसकी वजह से चेंज हो गया, उसका साइज चेंज हो गया बिकॉज ऑफ दैट कोलिजन, और जो उसका पाथ है वो भी चेंज हो गया। तो एस्टेरॉयड बेल्ट जो है दैट इज प्रेजेंट बिटवीन मार्स एंड जुपिटर।
एंड क्यूपर बेल्ट जो है दैट इज बियॉन्ड प्लूटो, तो वो और भी मतलब दूर है। बाकी इसमें बस यही बात की जा रही है। तो हमें पता होना चाहिए डार्ट, डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट, सो दैट वो अर्थ के ऊपर हिट ना करे और जो पोटेंशियल डैमेज है वो भी ना हो। तो एंगुलर मोमेंटम और होता क्या है उसको अगर हम डिफाइन करने की बात करें, तो जो रोटेटिंग ऑब्जेक्ट होता है उसके एक्सिस के अराउंड मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो कितनी स्पीड से स्पिन कर रहा है। तो वो मतलब एंगुलर मतलब कि एक एंगल है, मतलब जो एक्सिस ऑफ द रोटेटिंग ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट नहीं है, दैट इज रोटेटिंग एट अ सर्टेन एंगल। तो उससे जो मोमेंटम आता है, उसकी जो स्पिनिंग स्पीड एक तरीके से इन्फ्लुएंस होती है, दैट इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। तो बस देयर। अब हमने जो कल कल क्विज देखी थी उसमें कोरल रीफ सिस्टम डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1981 में, तो ग्रेट बैरियर रीफ है ऑफ द कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। Then leading cause of coral bleaching, rising ocean temperature या ocean acidification बोल सकते हैं। Creatures primarily responsible for building the coral reefs, coral polyps, तो कार्बन सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट मेन कॉम्पोनेंट की हमने बात करी, और इट इज एन एग्जांपल ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप आल्सो जूजैंथलीज और जो कोरल पॉलिप्स के बीच में होता है। देन ऑस्ट्रेलिया बेस्ड साइंटिस्ट, तो एज रीफ सेंटिनल, तो टेरी हिग्स दैट इज द नेम, और अनदर नेम जो पॉपुलरली वी रेफर टू एज कोरल रीफ्स इज द रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशंस। सो तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए। यहाँ बात हो रही है कि कंजम्पशन जो है अनईक्वल है, वीक नहीं है। तो अनईक्वल जो पैटर्न की बात की जा रही है कि जो हाई एंड कंज्यूमर्स हैं, रिचर क्लास है, टॉप ऑफ द पिरामिड पे जो है, जैसे हम बात करते हैं कि टॉप 1% द पॉपुलेशन इज कंट्रोलिंग 10% ऑफ द इंडियाज टोटल वेल्थ। सो वहां पे कंजम्पशन ज्यादा है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर उधर ज्यादा देखने को मिल रहा है कंपेयर टू द बॉटम लेवल। तो एक ये अनईक्वल पैटर्न दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा जितना ज्यादा लाइक कंजम्पशन डिमांड होगी, एक्सपेंडिचर होगा, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो हम टर्म यूज करते हैं फॉर दी हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, अगर वो ज्यादा होगा तो हम बोल सकते हैं कि एक तरीके से वो और बूस्ट करता है प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को। तो उसको इसीलिए हम इस पैटर्न को स्टडी भी करते हैं कि अगर ये हमें इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा तो क्या रिलेशनशिप है विद द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस इट इज बिलीव्ड, माना जा रहा है, बट अगेन अभी ऐसा कुछ एज सच डेटा नहीं है हमारे पास इसके रिगार्डिंग की पब्लिक इन्वेस्टमेंट की वजह से इंडिया की जो जीडीपी है वो इंक्रीज सोनली बिकॉज ऑफ उसी की वजह से हो रही है। तो ऐसा कुछ अभी नहीं है, और ऐसा भी नहीं दिख रहा है कि प्राइवेट सेक्टर का जो एक्सपेंडिचर, जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो दैट इज द थिंग, बस यहाँ पे यही बात हो रही है। तो इवन जब हम बोल रहे हैं कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होना चाहिए, तो वो भी कहीं ना कहीं कंजम्पशन से रिलेटेड है। तो इंडिया को जैसे हम बोलते हैं कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी, बट अगेन वो साथ, दोनों चीजें साथ में ही चलती हैं। तो जैसे हम स्किल्स गैप की बात करते हैं, तो यहाँ पे ये डेटा हमें यही सजेस्ट कर रहा है कि सिर्फ 7% कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे 100% प्लेसमेंट, कैंपस प्लेसमेंट अचीव की गई है। मतलब कि जितने भी मतलब ग्रेजुएट्स हैं या पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, तो वहाँ पे सबके सबको जो प्लेसमेंट या जॉब्स जो मिलती है कैंपस से, वो अचीव हो पाई है। तो दैट इज बिकॉज कि रिक्रूटर्स का मानना भी यही है कि द स्टूडेंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड, या जो स्किल्स गैप एग्जिस्ट करता है दैट इज देयर। तो हमने बात करी है कि एज अ सोल्यूशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में वी आर सीइंग कि इंडस्ट्रियल प्लेयर्स और जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे करिकुलम फॉर्मुलेशन में दे आर हैविंग एन इम्पॉर्टेंट रोल, कि जो स्किल्स एंड डिमांड है उसके अराउंड ही करिकुलम होना चाहिए। जो इवन ट्रेनिंग की भी हम बात करते हैं या समर स्कूल्स की हम बात करते हैं। तो औशिक आप इसको ले लो। हाँ, तो इसमें बात हो रहा है कि मिक्स्ड रियलिटी टेक्नोलॉजी। मिक्स्ड मतलब क्या हुआ? AR प्लस VR। AR ऑगमेंटेड रियलिटी, जो रियलिटी है अभी दिख रहा है आँख से, उसमें अगर कुछ चेंजेस किया जाए थ्रू द गॉगल्स या फिर थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल पोकेमॉन गो हो गया, या फिर अगर मोबाइल को ऑन करते होंगे तो उसके अंदर में कुछ एप्लीकेशन होता था जो दिखता है कि अंदर में डायनासोर्स खड़ा है टेबल के ऊपर में,
ऐसा, तो वो हो गया ऑगमेंटेड रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी मतलब कि हेडफोन और जो आई साइट है उसको टोटल यूज करके आपको ऐसा लगेगा कि आप वर्चुअल वर्ल्ड में हो, वो फील होगा, तो वर्चुअल रियलिटी हो गया। तो जो एप्पल का जो न्यू एक्स विजन प्रो है और मेटा का ऑक्यूलस वीआर है, दे आर प्रमोटिंग वीआर। अब दोनों का यूजेस कहाँ कहाँ पर है और कैसे इवॉल्व हुआ वही लिखा हुआ है यहाँ पर, कि ब्रीफ हिस्ट्री 1960 से पहली बार हेड माउंटेन डिस्प्ले, मतलब हेलमेट के अंदर में डिस्प्ले होना चाहिए, वैसे स्टार्ट हुआ टू गेट अ 3 डायमेंशनल इफेक्ट। ले धीरे धीरे जब दिक्कत होने लगा, क्योंकि आप जब रियल टाइम में आप चेंज करते थे तो हेड माउंटेड डिस्प्ले में थोड़ा लेट चेंज होता था, तो थोड़ा सा इशू होना स्टार्ट हुआ था। तो इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए 1980s में जब सेमीकंडक्टर और इजीली अवेलेबल हो चुका था, उस समय तक एल्गोरिदम और कॉम्प्लेक्स हो चुका था, रैम रोम सब टेक्नोलॉजी एक इजीली अवेलेबल हो चुका था। फिर धीरे धीरे हेड माउंटेड डिस्प्ले भी एक्यूरेसी बढ़ते गया। फिर उसको यूज किया गया डिफरेंट एरियाज में, कैड कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग सिस्टम, कैसे बिल्डिंग ड्रॉ करना है आपको, कंस्ट्रक्शन विदाउट 3D मॉडल, यू कैन जस्ट थिंक और यू कैन जस्ट डू डिजाइनिंग इन द कंप्यूटर इटसेल्फ, तो कैड हो गया। फिर उसको यूज किया गया इन इन हेलीकॉप्टर्स, इन एरोप्लेन, जहाँ पर पायलट पहनते थे वो हेड माउंटेन डिस्प्ले, और कहीं भी मूव करते थे तो एयरक्राफ्ट मूव हो जाता था, आज भी यूज होता है। तो वहां से फिर उसको टेक्नोलॉजी का यूज किया गया, इसको ऐसे तो सिर्फ और सिर्फ डिफेंस है, रियल स्टेट है, उसको नॉर्मल लाइफ में डाल सकते हैं कि नहीं। तो जब 2000 के समय में देयर वाज अ आईटी बूम और सोशल मीडिया जायंट आने लगे, जिसमें कनेक्टिविटी मेटा हो गया, फेसबुक इंस्टाग्राम गूगल बाकी सब आना स्टार्ट किए, तो फिर इंटरेक्शन बिटवीन द पीपल उसको बढ़ाने के लिए फिर इसको सोचा गया कि वीआर को यूज कर सकते हैं, एआर को यूज कर सकते हैं। तो पहली बार फिर एआर गेमिंग आना स्टार्ट हुआ, फिर पोकेमॉन हो गया, बाकी सब वहां से यूज करके फिर वीआर आया। तो अभी गूगल का दोनों है, एक तरह से एआर स्पेक्टिकल भी है और वीआर है, ओकुलस का वीआर हेडसेट है, जो हेल्प करेगा लॉन्ग टर्म में क्या क्या करने में। जो हम लोग बात किए इवोल्यूशन हो गया, अब कैसे हेल्प करेगा, पहला हो गया डिफेंस सेक्टर में हेल्प करेगा, दूसरा कैसे करेगा स्पीड मैन्यूवरिंग के लिए एयरक्राफ्ट का, दूसरा कि डॉक्टर पहन करके दूर से एक तरह सर्जरी कर सकते हैं, टेलीमेडिसिन में काम आएगा, तीसरा कि आप ड्रोन यूज कर सकते हो रिमोटली और अच्छे तरीके से, चौथा इसको आप एक तरह से इंटरेक्ट करने के लिए काम कर सकते हो, कोई अगर इल पेशेंट है, कोई पैर टूट गया है, पीडब्ल्यूडी है, वो उसको दुनिया नहीं घूम सकता है, वो तो पहन के पूरा दुनिया घूम सकता है, तो इसको ई कॉन्सेप्ट जा सकते हैं, ई टूरिज्म प्रमोट हो सकता है इससे। फिर बाकी बिल्डिंग का बात कर ही लिए, फिर लर्निंग में हेल्प हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल जब बात करते हैं कैसे मूव करता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, तो पता चलता नहीं, तो उसमें आप जब वीआर पहनोगे तो दिखेगा कि हाँ ऐसे इलेक्ट्रॉन है, ऐसे प्रोटॉन है, और कैसे मूव कर रहा है, सोलर सिस्टम क्या है पूरा एग्जैक्टली। तो और अच्छे लर्निंग डेवलप हो सकता है बाय द विजुअल एंड 3 एरियाज में, बाय थिंकिंग विजुअली एंड हियरिंग। तो हर जगह इसका इम्पोर्टेंस है, स्पेशल कंप्यूटिंग भी इम्पोर्टेंस है इसका, उसे पता लग सकता है कि पुराने हिस्ट्री कैसे थे, सब डिराइव कर सकते हो। और उसके साथ साथ जेनरेटिव एआई को यूज कर देंगे तो और न्यू स्टेप इन इवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी पहुंच सकते हैं। तो फिर ए आर एंड वी आर कॉन्सेप्ट हो गया, एआर और वीआर में दोनों क्या फर्क है। ठीक है। तो यहाँ मोस्ट पॉल्यूटेड बेगूसराय, बेगूसराय इज इन आई थिंक यूपी में है। फ्लैग्स द ट्रेंड बट डेटा में बी इनएडिक्वेट। तो बेगूसराय बिहार की बात हो रही है। बेगूसराय इन बिहार इज द मोस्ट पॉल्यूटेड एंड PM 2.5 की कॉन्सेंट्रेशंस की बात करें तो इट इज डबलिंग एवरी ईयर। बात फ्रॉम दिस यहाँ डेटा ही दे रखा है, इसके अलावा तो बेगूसराय में जिस डेटा की बात हो रही है, फिर बोला जा रहा है कि WHO की जब बात करते हैं तो वो भी इस चीज में लाइक एकेडमिक और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस और ये रिसर्च की जाती है। तो मेजर जो कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स है वो ये है कि जो सॉलिड वेस्ट बर्निंग है या स्टबल बर्निंग की हम बात करते हैं, दैट इज वन ऑफ द मेन रीजंस। इंडस्ट्रीज लोकेटेड है, प्रॉपर रेगुलेशन नहीं हो रहा है जो वो पॉल्यूशन रिलीज कर रहे हैं। व्हीकुलर एमिशंस एक वन ऑफ द फैक्टर्स हैं बिहाइंड पॉल्यूशन। एंड इवन ये भी देखा गया है कि जो बिहार में पॉल्यूशन है दैट इज ऑल्सो बीइंग अफेक्टेड, या फिर जो एयर पॉल्यूशन है इट इज सो गेटिंग ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा, यूपी
because of the atmospheric conditions. तो एम्बियंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग रूरल एरियाज में की जा रही है। इसके अलावा वी आर सीइंग कि 500 मॉनिटर्स दे हैव बीन डिप्लॉयड। बट जैसे हमने दिल्ली की केस में भी बात की है कि लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस इंपॉर्टेंट है रादर देन जैसे वहाँ पे भी हमने ग्रैब की बात करी कि शॉर्ट टर्म सिर्फ जब प्रॉब्लम इंक्रीज होने लग जाती है देन इट इज इम्प्लीमेंटेड। तो लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस इंपॉर्टेंट है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पे शिफ्ट होना इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्रीज का रेगुलेशन इंपॉर्टेंट है। जैसे हम बात करते हैं कि वेट स्क्रब्स इंस्टॉल होने चाहिए उनके उसमें। तो ये कुछ एरियाज हम बात कर सकते हैं अभी। अगर औसत मैं आपसे पूछूं कि आप बेगूसराय के बारे में तो क्या बताएंगे कुछ बेगूसराय के बारे तो देखना पड़ेगा ब्रदर। में? मैं बताऊं, बेगूसराय जो है जो हमारे हिंदी के जाने माने कवि हैं दिनकर, उनका शहर माना जाता है बेगूसराय। इसके अलावा पहले मुंगेर डिस्ट्रिक्ट जो है उसके नाम से भी जाना जाता था बेगूसराय। और हम ये भी देख सकते हैं कि जो गंगा रिवर का जो ड्रेनेज एरिया है उसका भी एक इम्पोर्टेंट सिटी आती है बेगूसराय। जब हम बात करते हैं नेशनल वाटरवे 1, वो बेगूसराय से होकर भी जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि बेगूसराय के अंदर ही इतना पोल्यूशन क्यों हाईलाइट हुआ, जब हम बात करते हैं इंडस्ट्रीज की, तो इस इलाके में तो इतनी इंडस्ट्री नहीं है। अगर मैं आपको फैक्ट की बात बताऊं, आपकी जो इंडस्ट्रीज है इससे ज्यादा तो आपके यूपी के अंदर है, कानपुर रीजन के अंदर है। फिर भी बेगूसराय के अंदर क्यों? तो यहाँ पर हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो देखनी क्या है, लिटरेसी ज्यादा है। बिहेवियरल लेवल पर जो कॉन्शियसनेस होनी चाहिए वो लोगों के अंदर कम है। इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी भी जो भूमिकाएं हैं, पोल्यूशन से रिलेटेड है, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, उनका पेनिट्रेशन आम जनता तक नहीं हो पाता है। जिसकी वजह से PM2.5, PM10.5 जितने भी पोल्यूशन रिलेटेड मुद्दे हैं वो लोगों तक सीमलेस नहीं पहुंच पा रहे। तो कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी है कि जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं और जितने भी हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर हैं बेगूसराय के अंदर, वो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आके इस चीज को सीमलेस लोगों तक पहुंचाने का काम करें, जिससे कि जो गंगा रिवर भी, जो हमारी नेशनल एक्वेटिक रिवर भी है, वो भी कहीं ना कहीं उसका जो वाटर लेवल है वो वहां पर खराब ना हो। क्योंकि जब हम बात करते हैं बेगूसराय रीजन के अंदर, तो यहाँ पर ही दिस इज द वन ऑफ द प्रोमिनेंट रीजन जहाँ पर गंगा रिवर के वाटर के अंदर ऐसा बोला गया कि गंगा वाटर जो है वो भी कहीं ना कहीं खराब हो जाता है अगर उसको रखा जाए तो, जो कि टेस्ट किया गया था बाई द सेंटर लेवल एजेंसी। So these are some information. Thank you so much. सो 15 हॉर्स पावर इंजन जो कि बैटल टैंक्स में यूज किया जाएगा। सो उसका टेस्ट फायरिंग किया गया। अगेन दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इंडिजिनाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड मेन बैटल टैंक्स पे टू बी यूज। सो इम्पोर्टेंट प्लेयर यहाँ पे है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। सो दे बेस्ड इन द डिविजन ऑफ द डिविजन्स इज इन मैसूरू। तो मिलिट्री प्रोपल्शन सिस्टम्स जो है उसमें इसकी वजह से शिफ्ट हो सकते हैं। तो दिस इज न्यू टेक्नोलॉजीज। इसमें वी आर सीइंग के क्या बेनिफिट्स होंगे, तो हाई पावर टू वेट रेशियो, मतलब वेट के अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनेटली पावर जो है दैट वुड बी मोर। ऑपरेबिलिटी एक्सट्रीम कंडीशंस में हो सकती है, जैसे हाई ऑल्टीट्यूड्स में, सब जीरो टेम्परेचर्स में, डेजर्ट एनवायरनमेंट्स में भी। तो मल्टी pronged benefits are there. Apart from this, we can also export it when we'll be having that much of, can say, capacity or after the successful usage also. So this is kind of a transformative moment when we're talking about defense sector reforms. तो इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए जो स्टेप्स लिए गए उसकी बात की जा रही है कि जो भी स्टेप्स लिए गए दे वर द राइट डिसीजंस। फॉर एग्जांपल बात करते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज या टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उस चीज ने भी स्टार्टअप रेवोल्यूशन को एक तरीके से एड किया है। बिजनेस टू बिजनेस सर्विसेज हैं या जो लोन्स की हम बात करते हैं, स्टैंड अप इंडिया स्कीम स्पेसिफिकली वी स्टार्टेड दैट टू प्रमोट वुमेन पार्टिसिपेशन। डीप टेक इज देयर, डायरेक्ट टू कंज्यूमर सर्विसेज, गेमिंग एंड एक्सपोर्ट्स। तो जो स्पेशलाइज्ड सेक्टर्स भी हैं वहां पे भी फोकस किया गया। तो एक तरीके से उसी डिसीजन मेकिंग जिसने एड किया है द रेवोल्यूशन ग्रोथ ऑफ स्टार्टअप इकोसिस्टम इन इंडिया। एंड
इंडियन वेंचर एंड ऑल्टरनेटिव कैपिटल एसोसिएशन, तो इवन जो वेंचर कैपिटलिस्ट फंड्स भी हैं, they have proved beneficial when talking about funding to the startups. तो एसोचैम, नास्कॉम, बूटस्ट्रैप इंक्यूबेशन, तो इम्पोर्टेंट प्लेयर्स हो जाते हैं। तो मीटी स्टार्टअप हब, DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज इंटरनल ट्रेड, तो ये इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स हम लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर एक और है, उसका नाम है अनुसाधन नेशनल रिसर्च फाउंडेशन अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक। उसी में फिर 1 लाख करोड़ कॉपस हैव बीन गिवन फॉर इंक्रीज इन स्टार्टअप कल्चर इन इंडिया। अनुसंधान तो मतलब साइंस और रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड है। पहले भी था वो, उसका नाम था द साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड,